नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? तो पिछले वीडियो में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक पढ़ा था चैप्टर को, जो कि हमने स्टार्ट किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम एक नया टॉपिक लेकर के अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले देखो, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसमें हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम, ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है, पल्मोनरी वर्ड हम यूज करते हैं लंग्स के लिए, और वॉल्यूम यानी हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर नॉर्मली कितनी एयर आ सकती है, कितनी एयर हम फोर्सफुली ले सकते हैं, कितनी एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। उन्हीं डिफरेंट टाइप की जो वॉल्यूम्स हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम का मीन है अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली, यानी नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं और जितनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकालते हैं, उस एयर की वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और जो की होती है 500 ml। वहीं पे दूसरी जो वॉल्यूम है उसका नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्टकट के अंदर लिखते हैं IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मीन कि जब हम नॉर्मली इनहेलेशन करते हैं उसके बाद फोर्सफुली कितनी और एयर को हम इनहेल कर सकते हैं, या फोर्सफुली इनहेलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2500 टू 3000 ml होती है। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली जितनी एयर नॉर्मल इनहेलेशन के बाद या नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जो फोर्सफुली एयर की वॉल्यूम जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जिसकी वैल्यू होती है 1000 या 1000 टू 1100 ml। और लास्ट में जो वॉल्यूम होती है उसका नाम है RV, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मीन कुछ एयर की अमाउंट जो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहती है, जिसको हम नॉर्मली इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते, उस एयर की वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और जिसकी अमाउंट होती है 1100 ml टू 1200 ml। ये चार तरह की हमारे जो लंग्स जो है उनके अंदर वॉल्यूम होती है। इसी पूरी की पूरी चारों वॉल्यूम को हम एक साथ एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें जो एयर की अमाउंट हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रह सकती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। जो एयर की अमाउंट या एयर की वॉल्यूम फोर्सफुली हम एक्सहेल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। नॉर्मली जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये जो टाइडल वॉल्यूम जो है इसकी वैल्यू होती है 500 ml। इसके अलावा जो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। और ये जो डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम्स हैं इन्हीं को ऐड करके हम बनाते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। और ये जो पल्मोनरी कैपेसिटीज जो है वो मेनली 5 टाइप की या 5 प्रकार की होती हैं। उनमें से सबसे पहले जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ये दो वॉल्यूम्स को मिला करके या ऐड करके बनाई जाती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मीन है IRV प्लस TV।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को जब ऐड कर देते हैं तब हमारे पास आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लिख सकते हैं आईसी से। आईसी की अगर वैल्यू हम देखें तो आई आर वी 2500 से 3000 प्लस में टीवी जो है वो 500 ml होती है, तो आईसी जो है वो हो जाएगी 3000 से 3500 ml। इसी तरह से जो सेकंड कैपेसिटी है उसको हम बोल सकते हैं ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर हम ऐड करते हैं ईआरवी प्लस टीवी। ईआरवी आप जानते हो 1000 से 1100 ml प्लस में टीवी जो है टाइडल वॉल्यूम वो 500 ml होती है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1500 से 1600 ml। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी कैपेसिटी है दैट इज एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का में जब नॉर्मली हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसके बाद जो लंग्स के अंदर एयर की वॉल्यूम रहती है उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। और ये जो एफ आर सी जो है ये दो वॉल्यूम्स को ऐड करके बनती है ई आर वी प्लस आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो होती है 1100 से 1200 ml। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आता है 2100 से 2300 ml। यानी तीन तरह की कैपेसिटीज के बारे में हम देखा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी या जिसको शॉर्टकट के अंदर हम बोल सकते हैं वीसी, वाइटल कैपेसिटी। अब ये जो वाइटल कैपेसिटी जो है इसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट ब्रीथ। लॉन्गेस्ट ब्रीथ का मीन ये होता है कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर अंदर ले सकते हैं और कितनी ज्यादा से ज्यादा एयर को बाहर निकाल सकते हैं, वो जो लॉन्गेस्ट ब्रीथ होता है उसी को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इस वाइटल कैपेसिटी के अंदर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, साथ में टाइडल वॉल्यूम को और साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जब ऐड कर देते हैं तब हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। और इसी वाइटल कैपेसिटी पे क्वेश्चन जो है नीट 2023 के अंदर आया। तो आईआरवी आप सब जानते हो कितनी है, 2500 से 3000। टीवी जो है वो 500 ml और ईआरवी जो है वो है 1000 से 1100 ml। इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए 2500, 3000 और 4000, 4000 से 3500 और 4600 ml, यानी वाइटल कैपेसिटी जो है वो हो जाती है 4000 से 4600 ml। वहीं पे अगर हम बात करें टीएलसी, जिसको हम लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स के अंदर टोटल जो एयर की वॉल्यूम जो हम ले सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी जोड़ के भी टीएलसी बनती है, वहीं पे आईसी प्लस आरवी प्लस ईआरवी को जोड़ के भी टीएलसी बनती है, वहीं पे आई आर वी प्लस ई सी प्लस आर वी को ऐड कर देंगे तो भी टीएलसी बन जाएगी। और वहीं पे अगर चारों को ऐड कर देंगे आई आर वी, टीवी, ई आर वी प्लस आर वी, चारों को ऐड कर देंगे तो टीएलसी बनती है। यानी टीएलसी को लिखने के हमारे पास चार तरीके हैं। ये वाली भी टीएलसी को डिफाइन करती है, ये वाली भी टीएलसी को डिफाइन करती है, ये वाली भी टीएलसी को और ये वाली भी टीएलसी को डिफाइन करती है। अब हम ये जो टीएलसी है अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं टीएलसी। टीएलसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को ऐड कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी अभी आपने देखा 4000 टू 4600 प्लस में आरवी जो है वो होती है 1100 से 1200 ml। तो यहाँ पे जो टीएलसी है उसकी वैल्यू आ जाती है 5100 से 5800 ml। अब हमने ये जो चार टाइप की पल्मोनरी वॉल्यूम और पांच टाइप की पल्मोनरी कैपेसिटीज जो पढ़ी है इनको अगर हम शॉर्टकट के अंदर करने की कोशिश करें
या शॉर्टकट में इजी लैंग्वेज में अगर इन पूरी चीजों को हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारे पास मान लो एक हमारा लंग है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले एयर की वो अमाउंट जो हमेशा इसके अंदर रहती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं ERV, जिसको हम नॉर्मली अंदर और बाहर करते हैं एयर की वॉल्यूम को उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और जिसको फोर्सफुली हम अंदर ले सकते हैं उसको बोलते हैं IRV या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम चार टाइप की वॉल्यूम हो गई। अब इन चार टाइप की वॉल्यूम से हम बनाते हैं कैपेसिटी। अगर इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए उसको बोलते हैं FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और वहीं पे IRV, TB और ERV इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, IC के साथ अगर जोड़ दें ERV और IC को जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और इस वाइटल कैपेसिटी के साथ अगर हम जोड़ देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वाली जो वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम को वाइटल कैपेसिटी के साथ जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है TLC। यानी छोटे से इस डायग्राम से आप पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को इजीली समझ सकते हो कि चार टाइप की हमारे पास वॉल्यूम होती है और इन चार टाइप की जो वॉल्यूम्स हैं उन्हीं को डिफरेंट टाइप से ऐड करके हमारे सामने आ जाती है कैपेसिटीज। और ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो है ये अपने लंग्स जो है उनकी कैपेसिटी को या लंग्स के अंदर कितनी एयर जा रही है कितनी एयर नहीं जा रही, नॉर्मली इसको चेक करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पाइरोमीटर। यानी स्पाइरोमीटर की हेल्प से हम पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का पता लगाते हैं। लेकिन ये जो स्पाइरोमीटर जो है ये रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि ये उसी को मेजर कर सकता है जो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है या जो एयर लंग्स से बाहर आती है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो ना ही तो लंग्स के अंदर हम लेते हैं और ना ही बाहर जाती है, हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर रहती है, इसीलिए इसका मेजरमेंट हम स्पाइरोमीटर से नहीं कर सकते। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का मीन क्या, ये तो आपको पता है कि हमने जब ब्रीथ किया था तो मेनली हमें लेनी थी ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने का काम ऑक्सीजन करती है, इसीलिए उस ऑक्सीजन को हमें हर एक सेल तक पहुंचाना है तो उसी को बोलते हैं O2 का ट्रांसपोर्टेशन। O2 जो है उसको पहुंचाना है हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल्स के अंदर या फिर उसको पहुंचाना है टिश्यू के अंदर। वहीं पे ये जो टिश्यू जो है इसके अंदर बनती है CO2, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान इससे बनती है CO2, और इस CO2 को हमें पहले लेके आना है एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई से उसको ले जाना है आउटसाइड यानी बॉडी से बाहर निकाल देना है, और ये टूवर्ड्स द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना है और CO2 को एल्वियोलाई के थ्रू बॉडी से बाहर ले जाना है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो है इसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके साथ अटैच होकर के ये जाती है, किसके साथ अटैच होकर के CO2 जाती है, तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन दो तरीकों से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन जो है वो जाती है प्लाज्मा के साथ, ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ जाती है डिजोल्ड फॉर्म के अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर के डिजोल्व फॉर्म में जाती है 3%। वहीं पे बची हुई जो 97% जो ऑक्सीजन है वो जाती है आरबीसी के अंदर, आपको पता है प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के ऑक्सीजन जाती है 97%। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि आरबीसी जो होती है उसके पास एक आरबीसी के पास लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अगर एक हीमोग्लोबिन
एक हीमोग्लोबिन जो है वो अगर एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रखा है तो इसका मीन 25% सेचुरेशन, 25% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ दो ऑक्सीजन बाइंड कर गई, इसका मीन 50% सेचुरेशन हो गया। अगर हीमोग्लोबिन के साथ तीन ऑक्सीजन बाइंड कर गई तो 75% सेचुरेशन हो गया। और इसी तरह से हीमोग्लोबिन के पास अगर 4 ऑक्सीजन बाइंड कर गई तो 100% सेचुरेशन हो जाता है। और हमें अब इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है कि ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पे बाइंड होती है, कौन इनकी बाइंडिंग को प्रमोट करता है और कौन इसकी बाइंडिंग को जो है वो सेपरेट करता है या इनकी बाइंडिंग को कम करता है। मेनली हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिल करके हमारी बॉडी में बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसी फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है। हीमोग्लोबिन जो है वो काम करता है एज ए कैरियर, एज ए कैरियर, यानी ये वेक्टर की तरह या साधन की तरह या किसी व्हीकल की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी और फिर टिश्यू तक पहुंचेगी और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन वापस लंग्स के अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन वहां पे अपना काम, जो काम सेल्यूलर रेस्पिरेशन का होता है वो करने लग जाती है। देखो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो अटैच होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजिनेशन, ऑक्सीजिनेशन। और ऑक्सीजिनेशन की जो प्रोसेस है या ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रोसेस है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मीन ये कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा और वहीं पे टिश्यू के अंदर जाकर के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो जो फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अटैच कराने के लिए या ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उन फैक्टर्स में से सबसे पहले आता है हाई PO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई होना चाहिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए। वहीं पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। और चौथा जो है H+ आयन जो है वो भी कम होना चाहिए। जब ये चारों फैक्टर फेवरेबल होते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अटैच होने के लिए तब यहाँ पे बन जाता है लंग्स के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के साथ ट्रेवल करके टिश्यू तक पहुंच जाती है। वहीं पे जब ये पहुंचती है टिश्यूज के अंदर तो आप जानते हो टिश्यूज के अंदर क्या कंडीशन रहती है। टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो लो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो हाई होता है, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी हाई होती है और इसी के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी हाई होता है। जब ये कंडीशंस आ जाती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के सामने तो उसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। और उसी प्रोसेस की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाने से ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू के पास और हीमोग्लोबिन है वापस ब्लड के साथ मिलकर के पहुंच जाता है हमारी बॉडी में लंग्स के पास, फिर दोबारा इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। अब हम यहाँ पे दो तीन और इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हैं। 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml जो ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वहीं पे 100 ml ब्लड जो है वो कंटेन करता है 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, यानी 100 ml ब्लड के अंदर 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 हीमोग्लोबिन या 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड कर सकता है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ये कुछ दो तीन एडिशनल बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इससे बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में देखो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मीन क्या है कि जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच एक कर्व बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तब वो जो ग्राफ या जो कर्व होता है वो सिग्मोइड आता है। सिग्मोइड आने का मीन क्या होता है कि इनिशियल स्टेट के अंदर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी जो होती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी होती है वो लो होती है। लो होने का मीन शुरुआत के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ थोड़ी स्लो रेट के साथ बाइंड करती है, लेकिन जैसे ही बाइंडिंग होती है एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, फिर दूसरी और तीसरी ऑक्सीजन है थोड़ी इजीली अटैच हो जाती है, और चौथी ऑक्सीजन थोड़ी और इजीली अटैच हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे देखो, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो उस ग्राफ के अंदर हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे इनिशियल पोजीशन के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन जो है इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे एस शेप या सिग्मोइड कर्व का मीन शुरुआत के अंदर ये जो बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की थोड़ी स्लो रेट के साथ होती है, उसके बाद वो रेट जो है थोड़ी इंक्रीज होती है, और उसके बाद जाकर के वो रेट कांस्टेंट हो जाती है। इसका मीन क्या, अभी आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन के साथ केवल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। तो शुरुआत में एक मॉलिक्यूल बाइंड किया थोड़ा स्लो रेट से, फिर 2 मॉलिक्यूल ने थोड़ा फास्ट रेट से बाइंड किया, और फिर उसके साथ जैसे 4 मॉलिक्यूल पूरे बाइंड हो जाते हैं, यानी ये जो हीमोग्लोबिन है इसका 100% जब सेचुरेशन हो जाता है, तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ भी जाएगा तो उससे और ज्यादा ऑक्सीजन अटैच नहीं हो सकती। इसीलिए आगे जाकर के ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यानी 100% सेचुरेशन के बाद अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया भी जाएगा तो इसके साथ और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं कर पाएंगी। और यही बात, और इसी तरह के कर्व को हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व जो होता है, अगर हम बात करें लंग्स की, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अटैच होते हैं, तो वहां पे ये जो कर्व जो होता है थोड़ा सा इस तरह से होता है, यानी लेफ्ट के राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है कहाँ पे, अगर हम बात करें लंग्स की। वहीं पे अगर हम बात करें टिश्यूज की, टिश्यूज के अंदर ये क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि टिश्यूज के अंदर होता है डिसोसिएशन और लंग्स के अंदर होता है एसोसिएशन। और लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कम प्रेशर पे ही बाइंड कर जाती है, और टिश्यूज के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन, और यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन, और यहाँ पे हो रहा है फुली सेचुरेशन। जब फुल सेचुरेशन यानी 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, उसके बाद पार्शियल प्रेशर इंक्रीज भी होगा तो उसके अंदर और ज्यादा हीमोग्लोबिन है अटैच नहीं हो सकती। यहाँ पे हम 420, 40, 60, 80 और 100 इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 20%, 40%, 60%, 80% ये वाली चीजें लिख सकते हैं। ये था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसके बाद हमें बात करनी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से हो रहा था, 33% प्लाज्मा के साथ और 97% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के। उसी तरह से ये जो CO2 जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से हो सकता है। ये प्लाज्मा के साथ डिजोल्व होकर के भी हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच सकती है, वहीं पे ये आरबीसी के साथ अटैच हो सकती है, और तीसरा सबसे ज्यादा जिस फॉर्म में जाती है उसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन की फॉर्म में, कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। आरबीसी के साथ जब CO2 जुड़ती है तो उसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मीन प्लाज्मा के साथ CO2 जाती है, 7% ट्रांसपोर्टेशन होता है,
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये जाती है 20 to 25% ट्रांसपोर्टेशन होता है, और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मीन क्या है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन अटैच होते हैं, तो आपको पता है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन मेनली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हीम पार्ट, सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोबिन पार्ट। और ये जो ग्लोबिन जो होता है ये एक प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीन का बना हुआ पार्ट होता है। और ये जो प्रोटीन आप जानते हो कि एमिनो एसिड से बनती है। इसके पास दो चेन होती है, दो चेन होती है अल्फा चेन की और दो होती है बीटा चेन इस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, वहीं पे बीटा चेन की बात करें तो इसके पास 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो होती है हीम पार्ट है, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, आयरन कंटेनिंग पार्ट है, और ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाती है। आयरन कंटेनिंग पार्ट है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, इसीलिए इसीलिए उसको हम बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जो CO2 है वो इस हीम पार्ट के साथ ना कनेक्ट होकर के CO2 जो है वो इस ग्लोबिन वाले पार्ट के साथ CO2 कंबाइन हो जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं कि CO2 जो है प्लाज्मा में डिजोल्व होके तो 7% चली जाती है, और आरबीसी के साथ 20 to 25% चली जाती है। CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा छोटा सा डायग्राम। डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये जो CO2 जो है ये हमारी बॉडी में बन रही है सेल्स या टिश्यूज के अंदर, और इन सेल्स और टिश्यूज से ये वाली जो CO2 है ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर सबसे पहले आरबीसी के अंदर जाएगी। तो हमें यहाँ पे आरबीसी बना लेंगे। देखो यहाँ पे बनेगी CO2, ये CO2 7% तो डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर, 7% मिक्स हो जाएगी प्लाज्मा में, और बाकी बची हुई जो 20 to 25% जो है वो यहाँ पे आरबीसी में आ जाएगी, और आरबीसी के साथ जुड़ जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, यानी ये दोनों मिलके बना लेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद जो सेवन ये होगी 20 to 25%, 20 to 25%। अब जो 70% जो CO2 है वो क्या करेगी, यहाँ पे इसके अंदर होगा वाटर और CO2 दोनों करेंगे रिएक्शन, और इन दोनों की रिएक्शन को जो इफेक्ट डालेगा या एक्टिवेट करेगा उसको बोलते हैं एक एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो आरबीसी के पास होता है। आरबीसी के साथ साथ उसकी जो थोड़ी सी अमाउंट है वो प्लाज्मा में भी होती है, और इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पे बन जाता है H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड है इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस और HCO3 नेगेटिव के अंदर। अब ये जो HCO3 नेगेटिव जो है ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से आरबीसी से बाहर, और आरबीसी से बाहर आकर के HCO3 नेगेटिव रिएक्शन कर लेगा NaCl के साथ, और जैसे ही NaCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन होती है, NaCl के साथ NaCl के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है NaHCO3 नेगेटिव और साथ में Cl माइनस। ये जो Cl माइनस है इस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड जो है वो आरबीसी के अंदर चला जाता है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जो NaHCO3 है इसी को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट। और इस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में यहां से ये जो है ये जाएगा हमारी एल्वियोलाई के पास या फिर लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जैसे ही जाएगा आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास ये यहाँ पे एल्वियोलाई है, और इधर से आ गई हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, ये जो ब्लड कैपिलरीज जिसके अंदर हमारा ये NaHCO3 है।
अब ये जो NaHCO3 है, इसका यहाँ पे होगा ब्रेकडाउन। जैसे ब्रेकडाउन होगा Na प्लस और HCO3 नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये वाला जो है ये चला जाएगा आरबीसी के अंदर। यहाँ पे जो HCO3 नेगेटिव ये रिएक्शन करेगा H प्लस के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे बन जाएगा H2CO3। और इस H2CO3 के वापस ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है दोनों डायरेक्शन में काम करता है। आपकी बुक में लिख भी रखा है H2CO3, पहले तो ये इस वाली डायरेक्शन में, इधर और इधर, यानी H2O प्लस CO2, और यहां से इधर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है दोनों डायरेक्शन में कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करने का भी काम करता है, और कार्बोनिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन करेगा H2O प्लस CO2 बनेगा, और ये जो CO2 है यहाँ से चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, CO2 एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से चली जाएगी बाहर। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें जो मेन रोल प्ले जो करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता है। और लास्ट में एक बात ये एनसीईआरटी बुक में लिख रखी है, इंपॉर्टेंट भी है, पिछली बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इस पे, यानी 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 4 ml of CO2, 4 ml of CO2 towards the alveoli, towards the alveoli। यानी CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ होता है, वहीं पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ होता है, दोनों का ऑपोजिट ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का मीन कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो कर रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं, ये सांस हमारे कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्रीथिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रही है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हमारी बॉडी के अंदर ये जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है या ब्रीथिंग जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। इसको हमारा जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। देखो कैसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आप सब जानते हो आपके पास है ब्रेन। इस ब्रेन के आपने 10th में भी पढ़े, मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसी ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। उस हिंड ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला ओब्लांगाटा। मेड्यूला ओब्लांगाटा। इस मेड्यूला ओब्लांगाटा के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है, वहां पे सेंटर होता है जिसको बोलते हैं आरआरसी। आरआरसी का मीन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है यहां से इंफॉर्मेशन जाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास और साथ में जाती है डायफ्राम के पास। और जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है ये इन दोनों के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन। और इन दोनों में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जैसा कि हमने सुबह पढ़ा था, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। और जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है, यानी फ्रॉम आउटसाइड एयर गोज इनसाइड। हवा जब बाहर से अंदर जाती है उसी को हम बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन। इसका मीन आपके पास जो आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये इंफॉर्मेशन ईआईसीएम और डायफ्राम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है,
इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारा जो लंग्स है उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से अंदर जो है वो प्रेशर डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज होने से बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है, एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है और इनहेलेशन हो जाता है। पहला काम तो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेनली कोज करवा रहा है इनहेलेशन को। लेकिन एक और दूसरा सेंटर जिसको हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, नहीं न्यूमेटैक्सिक सेंटर, सेंटर जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटैक्सिक सेंटर, न्यूमेटैक्सिक सेंटर, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये जो एपन्यूस्टिक सेंटर है ये इनहेलेशन को या इसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रोकता है तो एपन्यूस्टिक सेंटर जो है ये उनके कॉन्ट्रैक्शन को रोक करके और ये काम करवाता है एक्सहेलेशन का। यानी एक्सहेलेशन के लिए मेनली जो सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, और ये एपन्यूस्टिक सेंटर आपके प्रेजेंट होता है पोन्स वाले रीजन में। यानी हिंड ब्रेन का एक पार्ट मेडुला ओब्लांगेटा, इसके जस्ट ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, और ये जो पोन्स वेरोलाई जो है वहां पे एक और दूसरा सेंटर होता है जिसको बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है इनहेलेशन की टाइमिंग को कम करता है। जैसे इनहेलेशन बंद होता है यानी ये जो मसल जो है रिलैक्स होना स्टार्ट होती है, और इन्हीं के रिलैक्स होने से एक्सहेलेशन जो है प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो जाती है, एयर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इनहेलेशन की प्रोसेस वापस स्टार्ट कराने वाला एक और सेंटर जो कि पोन्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेटैक्सिक सेंटर। अब ये तो हो गए पोन्स वेरोलाई के अंदर और मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर जो प्रेजेंट थे सेंटर आरआरसी, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमेटैक्सिक सेंटर। इनके अलावा ये जो आरआरसी वाला जो सेंटर है यहाँ पे जैसे आरआरसी प्रेजेंट है तो इसके पास एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि कीमो सेंसिटिव एरिया जिसको बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है ये वाला एरिया CO2 को और H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, CO2 एंड H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया जो है ये स्टिम्युलेट करता है आरआरसी को और इनहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है, या फिर ब्रीथिंग की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है इस कीमो सेंसिटिव एरिया की वजह से। इसके अलावा दो और एरिया जिनको हम बोल सकते हैं, एक जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एक को बोलते हैं ओर्टिक आर्टरी, ओर्टिक आर्क, ओर्टिक आर्क। ये दोनों के दोनों जो एरियाज होते हैं ये भी CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। CO2 एंड H+ आयन की जब कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगी तो ये सेंसिटिविटी की वजह से दोबारा जो आरआरसी जो है इसको सिग्नल मिलते हैं और यहाँ से जो ब्रीथिंग जो है उसकी रेट इंक्रीज हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है इनहेलेशन को कोज करवाता है, एपन्यूस्टिक सेंटर जो कि पोन्स में प्रेजेंट होता है वो इनहेलेशन को कम करवा करके एक्सहेलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, और एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो इनहेलेशन को रीस्टार्ट करवाता है। इसके अलावा कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं जो CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे ऑर्टिक आर्क और ऑर्टिक कैरोटिड आर्टरीज होते हैं वहां पे CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके हमारी जो ब्रीथिंग है उसको रेगुलेट किया जाता है। ये वाली बात हमारी हो गई रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, यानी ऑक्सीजन जो है वो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी ब्रीथिंग के अंदर। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने या घटने की वजह से ब्रीथिंग के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं होता, या ऑक्सीजन की वजह से न तो इनहेलेशन होता न ज्यादा एक्सहेलेशन होता, इसका ब्रीथिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसका रोल जो है इनसिग्निफिकेंट होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में लिख रखा है। अब हमारा लास्ट में जो है एक पॉइंट और है जो है डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी ये जो रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हम लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर है उसका नाम है एजमा। एजमा, एजमा का मीन कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई
एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अगर इन दोनों के अंदर आ जाए इन्फ्लामेशन, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं, इन दोनों के जो ल्यूमेन होते हैं जहां से एयर पास करती है, वो जो ल्यूमेन है वो हो जाएंगे नैरो। जब ल्यूमेन नैरो हो जाएंगे तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हम प्रॉपर जो है ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, यानी प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एजमा। एजमा के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो है, इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको एजमा बोलते हैं। और ये एजमा जनरली हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है एलर्जी की वजह से, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के टाइम हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनको बोलते हैं बेजोफिल्स। और ये जो बेजोफिल्स जो है एक केमिकल को सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टामीन। और ये जो हिस्टामीन जो होते हैं ये इनकी नेचर होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, कॉन्स्ट्रैक्शन, और कॉन्स्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल जो होता है उनका ये जो ल्यूमेन जो होता है ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला हो जाने की वजह से गैसेज जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हवा का जो आना जाना है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एजमा। और एजमा जनरली होता है एलर्जी की वजह से। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एक और डिजीज या प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं एम्फीसीमा, एम्फीसीमा। ये जो एम्फीसीमा जो होती है ये जनरली होती है स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, उनकी जो वॉल्स जो होती है वो वॉल्स डैमेज हो जाती है। और वॉल्स के डैमेज हो जाने की वजह से जहां पे जो सरफेस एरिया होता है रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए एक्सचेंज करने के लिए, जो सरफेस एरिया होता है वो रेड्यूस हो जाता है। और जब सरफेस एरिया रेड्यूस हो जाएगा एल्वियोलाई का, उस वजह से भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीसीमा। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है उसको लिख रखा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मीन, अगर कोई भी आदमी कोई फैक्ट्री में या कंपनी में काम करता है या धूल मिट्टी वाले एरिया में ज्यादा काम करता है तो वो जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल उसके लंग्स के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। और लंग्स में डिपॉजिट हो जाने की वजह से लंग्स जो है उसके अंदर फाइबर्स बन जाते हैं और लंग्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोल सकते हैं फाइब्रोसिस। और इसी वजह से भी लंग्स की कैपेसिटी या इनहेल या एक्सहेल करने की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो रेड्यूस हो जाती है, और उसी कंडीशन को या उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये लास्ट में 3 डिसऑर्डर थे जो कि आपके अभी चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पिछले सालों से आए हुए हैं। चलो अब चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन से फैक्टर जो है वो फेवरेबल है। हाई PO2 एंड हाई PCO2, हाई PCO2 नहीं होना चाहिए, हाई PO2 तो ठीक है। हाई PO2 एंड लेजर H+ आयन कंसंट्रेशन, ये वाली बात थी, PO2 जो है वो भी हाई होना चाहिए और H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो भी लो होनी चाहिए। ये वाला आंसर, यानी आंसर जो बी है वो ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर देखें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को मैच करना है। सबसे पहले अगर देखें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो किस किस को मिला करके बढ़ती है, देखो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला करके एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो किस किस को, EC और RV को मिला करके बढ़ती है, EC और RV, ERV प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला करके। वाइटल कैपेसिटी को अगर देखें तो ERV, TV एंड IRV, और वहीं पे लास्ट में बच गई IC, IC का मीन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है टाइडल वॉल्यूम और IRV को मिला करके बन जाती है। आसान क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में ये क्वेश्चन आया, देखो वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं, IRV, ERV, RV, यहाँ पे RV नहीं होना चाहिए, ये वाली गलत बात हो गई। IRV, RV और TV,
आरवी तो इसके अंदर होता ही नहीं है। आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी, ये वाला जो ऑप्शन है सही है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों मिलकर के वाइटल कैपेसिटी बढ़ाती है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद अगर देखें 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, यानी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड जो है वो 5 ml O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वहीं पे अगर CO2 का पूछ ले, 4 ml जो है वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछ रखा है, टिश्यू में कितनी ऑक्सीजन लेकर के जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी 5 ml ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट रोंग है। लो पीसीओ2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। अगर पीसीओ2 की जो लेवल है वो लो रहेगा तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन पाएगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बात भी सही है क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी CO2 जो है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को इफेक्ट करती है। हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो एल्वियोलाई के अंदर लो होनी चाहिए तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सकता है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो रॉन्ग आंसर है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और इसके अलावा हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका जो डाउट है सॉल्व किया जाएगा।